उस मौके की जो अहमियत थी वो ख़त्म हो जाती। अब इसके मुकाबले में लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द न्यू डिप्लोमेसी। आखिर न्यू डिप्लोमेसी में क्या फ़र्क है? सो द क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड न्यू डिप्लोमेसी स्टार्टेड। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ। आई होप नाउ यू विल बी एबल टू आंसर इट। It started in the beginning of 20th century. And the next question is, why new diplomacy become popular? इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ कि why traditional diplomacy declined and why new diplomacy take over. The same question is here that why new diplomacy become popular. आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर क्यों ये मशहूर हुई? आखिर क्यों इसने ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को पीछे छोड़ दिया और खुद इट बिकम वेरी पावरफुल एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल? एज वी डिस्कस्ड, द फर्स्ट आंसर इज दैट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि जब माशरती और सियासी इदारों में तब्दीली आई, उनमें मजबूती आई और इसी के साथ डेमोक्रेटिक फोर्सेस ताकतवर हुई, लोगों के पास पावर आ गई, वो अपने ही गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर रहे होते, सो दे बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फॉरेन अफेयर्स. They were interested in knowing about what is happening in the international relations, and as a result, the modern diplomacy become popular. And the second reason is because of the development of the means of communication, the improvement in communication technology. तो जब मालूमात की तरसील तेज़ हुआ और मालूमात काफ़ी आसानी से मिलने लगी, so the people were also interested in getting information. They were also interested to know about what is happening, and as a result, the states can also easily watch their diplomats, क्योंकि आमदोरफ्त के ज़राए अब काफ़ी तेज़ हो गए थे, अब वो easily contact रख सकते, अब जो सफ़र का जो टाइम था वो कम हो गया. Even now the diplomats can be contacted on the phone or through television, through movies, through fax machines, and through air travel. Even now there are mobiles, now there is internet, there are emails, there is video conferencing. So you can see that it's very easy to directly contact the ambassador and give him the instruction on the spot, and therefore he will be doing different types of things without much power, क्योंकि अब जो पावर है वो फॉरेन ऑफिस के पास है, वो स्टेट के पास है. अब डिप्लोमेट्स वो रीज़न नहीं बता सकता, वो बहाना नहीं कर सकता कि चूँकि फासला ज़्यादा है और कम्युनिकेशन नहीं है तो उसने ये फ़ैसला इस तरह ले लिया. अब उसके पास कोई रीज़न नहीं है, अब उसने कांटेक्ट करना है अपने फॉरेन ऑफिस के साथ, वहाँ से गाइडेंस लेनी है और वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा उसी के मुताबिक उसने फॉलो करना है. Traditional diplomacy was conducted when the states were ruled by a monarch or princes. The power was with the ruler and people had no say in international affairs. The ruler would pursue diplomatic relation for royal benefits and interest, as I already discussed, कि चूँकि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में पावर्स किसके पास थी? किंग के पास थी, प्रिंस के पास थी, और लोगों के पास पावर नहीं थी और ना ही लोगों को बताया जाता. लेकिन जैसे लोगों के पास पावर आई, सो दे बिकम इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट व्हाट इज डूइंग देयर गवर्नमेंट्स, बिकॉज द गवर्नमेंट्स वर नाउ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, एंड देयरफॉर द पीपल हैड द राइट टू नो what is their government doing, which were being elected by them. So as a result, we have the modern diplomacy or the new diplomacy. The another characteristic of the new diplomacy is that the new diplomacy shifted the focus from royal interest to people's interest. जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि traditional diplomacy में it was focused on the interest of the king. It was focused on the interest of the prince, क्योंकि वो ही इसको करता अपने एनवॉय की मदद से, अपने ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मदद से, और वो अपना मफाद देखता. अब चूंकि लोग आ गए हैं, लोगों के पास पावर आ गई है,
डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, सो नाउ द पीपल वांट देयर इंटरेस्ट टू बी सेफ गार्डेड. दे डू नॉट वांट द प्रिंस एंड नॉट नीदर द प्रिंस और द किंग आर एग्जिस्टेंट. आजकल तो उनका वजूद भी नहीं है, कुछ स्टेट्स में है लेकिन वहाँ पे उनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास पावर ज़्यादा है. तो अब लोग अपनी मफाद के बारे में सोचते हैं, वो एक क्लास की मफाद के बारे में नहीं सोचते हैं, और इसीलिए जो फोकस है वो द इंटरेस्ट ऑफ द किंग या रॉयल इंटरेस्ट से चेंज हो गया है टू पीपल्स इंटरेस्ट, और यू कैन से द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. The new diplomacy became more open and people were taken into confidence on various matters to get popular support. अब चूंकि new diplomacy as compared to traditional diplomacy is more open because the traditional diplomacy was secret. उसमें लोगों को information नहीं दी जाती, सब कुछ खुफिया था. न्यू डिप्लोमेसी में सब कुछ ओपन है, सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ लोगों की आंखों के सामने है. सो व्हाटएवर इज हैपनिंग, ऑल द पीपल, ऑल द ग्रुप्स, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग ऑन इट, दे आर ऑब्जर्विंग इट, दे आर नोइंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, एंड एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज टू टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस. ऐसे बहुत से इश्यूज हैं, ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जिसमें फिर जो गवर्नमेंट है उसने अवाम की उम्मीदों को सामने रख के, अवाम की जो नीड्स हैं और जो अवाम की राय है उनको सामने रख के फैसला करना होता है, और उन्हें यही देखना होता है कि जो अवाम चाहती है उसके मुताबिक कोई डिप्लोमेसी हो, उसकी अगेंस्ट कोई डिप्लोमेसी नहीं होती है. सो रिमेंबर द डिप्लोमेटिक अफेयर्स, द डिप्लोमेसी इज नाउ टेकन with keeping the interest of the people in mind and to get the people support. Otherwise, अगर एक गवर्नमेंट अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी को सही तरीके से नहीं चलाती और लोगों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरती, then the government is toppled over. The government is not supported and as a result they lose elections. जिस तरह यूएसए में काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि when the people were not supported with the international relations of their government, when they were not happy with the affairs, the foreign affair which the president of US was operating, therefore that party was neglected in the election and that president lost election after a while. तो ये आजकल लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए एक गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम उठाने होते हैं. Now the question is, why new diplomacy become more open? आखिर जो नई डिप्लोमेसी है, जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है, वो क्यों ओपन है, क्यों लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है? आप इसके बारे में सोचें. जी स्टूडेंट्स, आई नो यू नो द आंसर नाउ कि व्हाई द डिप्लोमेसी इज मोर ओपन. द आंसर इज वेरी सिंपल. द आंसर इज दैट बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ representative governments and people's growing interest to know about foreign relations. तो जब लोगों की डिमांड है, जब लोग चाहते हैं कि उनको फॉरेन रिलेशंस के बारे में पता चले, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो इसके बारे में इंक्वायर करते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को उनके बारे में बताए कि व्हाट इज़ द रिलेशंस हैपनिंग एट द इंटरनेशनल अरीना, what is the things happening and what agreements are being signed by that particular country, because now the government is responsible, the government is representative governments. अब governments नुमाइंदा हुकूमतें हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी करती हैं, और इसीलिए they want that everything which is happening they should be given and the people should be given information what is happening there. लेकिन कुछ ऐसे भी पेयर agreements होते हैं जिसमें the state do not give all kind of informations, rather some things are then kept secret for national interest. तो कुछ ऐसे भी अमूर हैं, कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जहाँ पे अगर डिफेंस की बात आती है और कुछ नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो कुछ पॉइंट्स उसके एक गवर्नमेंट अगर नहीं समझती तो वो उसको खुफिया रख सकती है, लेकिन बाय लार्ज जितने भी जनरल देखा गया है तो उसमें द स्टेट ट्राइज दैट
everything is given to the people and nothing is kept hid from the people. Now again the next feature of diplomacy is that the new diplomacy reduced the role of diplomatic freedom and made them more dependent on their foreign office for guidance. As we discussed that in traditional diplomacy, the diplomats were given more power, they were given more freedom, they were given more discretion. लेकिन जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है वहाँ पे डिप्लोमेट्स के पास वो पावर्स नहीं है. Rather, they are weak in powers. They are not given that diplomatic freedom. They are not given that discretion powers. They can negotiate under strict guidelines given to them. और उसी के मुताबिक उन्होंने बातचीत करनी होती है. उनके पास ज़्यादा आज़ादी नहीं है. अब क्वेश्चन ये है, now the question is, why diplomats become dependent on their foreign office? आखिर क्या वजह है कि जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है उसमें डिप्लोमेट्स अपने फॉरेन ऑफिस पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते. तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? जी, द आंसर इज़ that the advancement in communication technologies is responsible for this. It has reduced the role of diplomatic freedom and made them dependent on their foreign office for guidance. क्योंकि जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं और जो इंफॉर्मेशन की तरसीलात हैं, जो मालूमात की तरसीलात हैं, वो इतनी तेज़ हो गई हैं कि अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनके पास अब वो बहाना नहीं है कि भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा सफ़र पे और उनके पास कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं हैं. अब तो कम्युनिकेशन काफ़ी आसानी से हो रही है, वो इजीली बात कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स अपने फॉरेन ऑफिस से या अपनी गवर्नमेंट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड एडवाइस ले सकते हैं. इसीलिए उनके पास अब वो आज़ादी नहीं है. अगर वो कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो कि गवर्नमेंट के स्टैंड के ख़िलाफ़ हो, जो कि उस गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, तो अल्टीमेटली डिप्लोमेट्स को चेंज कर दिया जाता है. एंड देयरफॉर फॉर दिस रीज़न द डिप्लोमेट्स हैव टू एक्ट एंड दे हैव टू बी अंडर constant supervision from their foreign office. So we have seen that the power of diplomats have declined. Now they are not very much free. As you can see in these pictures, that's related to the new diplomacy, that's related to the modern diplomacy, where just an image of diplomats that they are busy in their work, they are rushing, they are having computers, and they are trying to communicate with their governments, and it seems as if they are just official clerks. They are called dignified clerks at present. आजकल डिप्लोमेट्स को जो एक नाम दिया जाता है रिस्पेक्ट के तौर पे, तो उन्हें कहते हैं मुअज़्ज़िज़ क्लर्क्स. वो डिग्निफाइड क्लर्क्स हैं. उनका काम अब क्लर्क जैसा रह गया है. अब वो कोई काम अपनी आज़ादी के साथ नहीं कर सकते. तो जिस तरह क्लर्क अपने अफसरान की मर्ज़ी के मुताबिक काम करता है और उसको टैप करता है और इसी तरह उसको फॉलो करता है, तो इसी तरह आजकल के डिप्लोमेट्स हैं, उनकी आज़ादी कम हो गई है. दे हैव टू कीप कॉन्टेक्ट्स विद देयर फॉरेन ऑफिस, टेक गाइडेंस फ्रॉम देम एंड बी अंडर देयर सुपरविजन, and therefore their role is just like dignified clerks. So this is what is the new position of diplomats in the modern diplomacy. Let us know some more features of new diplomacy. तो कुछ मज़ीद फीचर्स डिप्लोमेसी के ये हैं. नंबर 1, greater openness. Second, multilateral diplomacy. And the third is personal or summit diplomacy. So these are some more features of the new diplomacy. Let us understand these in detail. The first one is greater openness. हम इसको कुछ कर भी चुके हैं कि openness ज़्यादा है आजकल. Again the question is what we mean by greater openness. Answer काफ़ी simple है, that people are now made aware of whatever is decided. Everything is before eyes, everything is before media, and therefore the people are given all the informations
what is happening. So if it is open, this means nothing is kept secret. So meaning that now in modern diplomacy, there are no more secret treaties. There are no more secret pacts. There are no secret negotiations और secret agreements. जिस तरह पहले World War I से पहले there were secret pacts, there were secret agreements, there were secret negotiations, and which finally resulted in World War. अब अपनी दुनिया को उन जैसे असरार से बचाने के लिए ये ऑलरेडी फैसला किया जा चुका है कि एवरीथिंग मस्ट बी मेड क्लियर एंड एवरीथिंग मस्ट बी नोन. दो मुल्क के बारे में जितनी भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी टॉक्स होते हैं या नेगोशिएशंस होते हैं, तो ना सिर्फ उस मुल्क के लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्रीज हैं, सो दे शुड आल्सो नो अबाउट what has happened between two states or different states. What have they arrived? उन्होंने आपस में कौन से एग्रीमेंट्स किए हैं, कौन से खुफिया मुआहदे किए हैं. तो कोई मुआहदा अब खुफिया नहीं रहा, बल्कि एक स्टेट ने जब दूसरे स्टेट के साथ कोई भी मुआहदा करेगा तो बाकायदा उसकी प्रचार करेगा, उसको ओपन करेगा, एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द राइट टू नो अबाउट what has been decided. This is again a very good requirement, and it has resulted in in establishing peace in the world. So this feature was not available in traditional diplomacy because it was secret in traditional diplomacy. The pacts were secrets and the treaties were secret, which produced suspicion, which produced trust. क्योंकि जब मुआहदे खुफिया होते हैं तो उससे शकूक जन्म लेते हैं, उससे मुख्तलिफ किस्म के शुबहात जन्म लेते हैं, एंड एज ए रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस फियर, एंड बिकॉज ऑफ द फियर we may have conflicts, and conflicts resulted in war. Open diplomacy was supported by and also advocated by President Wilson. President Wilson was the president of USA after and during World War I, and due to his achievements and due to his work, League of Nations was also established. So President Wilson ने भी इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि वो बखूबी आगाह है, वो बखूबी वाकिफ है कि जो सीक्रेट पैक्ट्स या ट्रीटीज हैं उनको सीक्रेट नहीं होना चाहिए, उनको सारी स्टेट्स के सामने होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी कशीदगी जन्म लेती है. So he was a very good supporter of openness. He wants everything to be open and to be known to the world. The League of Nations and the UN Charter also supported this openness. The Charter of United Nations and the League of Nations, which was established before UN. हम पहले भी कर चुके हैं कि UN was established in which year? 1945. And League of Nations was established in the year, which year? 1919. So these two organizations also supported that the treaties and the agreements between states should be open. Rather, जो UN का चार्टर है वो तो मजीद एक दो कदम आगे जा रहा है, and it supported that, it recommended that every treaty and international agreement must be registered with the UN Secretariat and will be published. तो जो मुल्कों के बारे में जितने भी मुआहदे होंगे या एग्रीमेंट्स होंगे तो बाकायदा उनको अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे उसको रजिस्टर कराया जाएगा और उसके बाद उसको पब्लिश कराया जाएगा ताकि सारे ममालिक को इनके बारे में आगाही हासिल हो. So now every country makes its foreign policy objectives and goals known to all states as well as its own people. क्योंकि डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस इतने ओपन हो गए हैं कि इवन अब हर मुल्क अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो उसकी तरजीहात हैं वो बाकायदा उसको पब्लिश करता है, उसको बताता है, उसको प्रिंट करता है और उसके गोल्स खुद बनाता है और साथ में बाकी ममालिक को भी देता है कि these are the goals of or the objectives of the foreign policy of that country, and then the country support
its foreign policy through those objectives. Even the date for the talks and negotiations with the state is also announced in advance. क्योंकि इतनी ओपननेस है कि बाकायदा मुल्क और जितने भी ममालिक हैं वो बाकायदा अनाउंस करते हैं, वो बाकायदा उसको बताते हैं कि कौन से दिन को, कौन सी तारीख को दो मुल्क के बारे में बातचीत होंगी या उनकी टॉक्स होंगी. So now the people are well aware in advance that on which day and on which time there would be talks and agreements between the two states. So the openness has increased very much. Not only the people of both states are informed, rather the countries are also informed about decision and the results. तो उसके बाद जो भी फैसले हो जाते हैं उन टॉक्स में तो अपनी अवाम को भी उनके बारे में बताना होता है, और उसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशंस दे दी जाती हैं. अगर नहीं दी जाती तो भी देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस थ्रू विच द इंफॉर्मेशंस आर सेंट. एज वी कैन सी दैट नाउ देयर आर hundreds and hundreds of channels, and there are thousands and thousands of newspapers, and now we have even internet news, we have web news. तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसको बाकायदा पब्लिश किया जाता है, एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड and every person in the world can see what has happened in a particular country, what kind of events were happened or were conducted in a particular country. Even the outcome of a talk, whether it is successful or whether it is failed, is also informed to the world. तो आजकल ओपननेस के बारे में आपको नजर आ रहा है कि कितने इक़दामात लिए जा रहे हैं. Everything is before the people and nothing is kept secret. The next important feature of modern diplomacy is multilateral diplomacy. Now the question is, what is multilateral and what is bilateral? आपको नाम से नजर आ रहा है, काफी आसान है. Bilateral means related to two, and multilateral means if it is involving more than two. तो multilateral diplomacy में दो से ज़्यादा ममालिक इन्वॉल्व हैं, जबकि बायलैटरल टॉक्स में या बायलैटरल डिप्लोमेसी में दो ममालिक इन्वॉल्व हैं. Earlier states would conduct bilateral agreements and talks. शुरू में जो स्टेट्स थे, so they would prefer to talk bilaterally. तो दो ममालिक आपस में बातें कर रहे होते, आपस में बातचीत कर रहे होते. अगर उनके बारे में कोई एग्रीमेंट्स हैं, कोई ट्रीटीज हैं, so they would also be on bilateral level. So very less time, on a very occasional times, there would be many states involved. Most of the time, the talks were between two countries. But now, the states are involved in multilateral diplomacy. आजकल के ज़माने में और जो modern diplomacy है, उसमें states prefer करते हैं कि वो multilateral diplomacy को अपनाएं. मल्टीलैटरल में दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं. आखिर ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होने से क्या हो सकता है? इसमें पहले क्वेश्चन आ रहा है कि कैन यू गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री व्हेन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी वाज कंडक्टेड. आपके पास आंसर मौजूद है, आप जानते हैं उस आंसर के बारे में कि हिस्ट्री में कोई ऐसा वाक़या जहाँ पे मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी वाक़या हो चुकी हो. जी, उसका आंसर है पीस ऑफ वेस्टफैलिया. आखिर क्या हुआ पीस ऑफ वेस्टफैलिया में? हमने देखा कि उसमें यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज ने आपस में एक मुआहदा किया जिसमें रोमन एम्पायर्स की पावर को कम कर दिया गया और रोमन चर्च की पावर को भी कम कर दिया गया. तो कैन यू सी दैट इन पीस ऑफ वेस्टफैलिया देयर वर मेनी स्टेट्स इन्वॉल्व्ड, एंड बिकॉज देयर वर मेनी स्टेट्स इन्वॉल्व्ड, एज अ रिजल्ट पीस ऑफ वेस्टफैलिया वाज multilateral in nature. Other examples of multilateral diplomacy is the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles World War I के बाद हुई है, जिसमें it encompasses, it includes different points for bringing peace in the world. And League of Nations, the
the assembly, the gathering that was made for the League of Nations was again multilateral. In this picture, you can see how the multilateral diplomacy is used in present. Here you can see that there are many countries involved, and after the talks, there is a picture of all the heads of states or the head of governments, and they are involved in multilateral diplomacy, because some of the problems are like this, that they involved the cooperation of all the countries. Now the question is, why states go for multilateral diplomacy at present? As I asked this question, that why the states prefer to go for multilateral rather than bilateral? आखिर क्यों अब हम चाहते हैं कि बहुत से ममालिक के साथ एक ही टाइम पे बातचीत करें और सारे ममालिक एक साथ बैठ के उस मसले को हल करें? तो रीजंस क्या हो सकती हैं? रीजंस इसकी बहुत हैं. कुछ रीजंस आपके जहन में है, कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है. लेट्स सी इफ योर रीजन मैचेस माइन रीजन. नंबर 1 is due to advancement of technology and growing international interaction. अब स्टेट्स आपस में काफ़ी ताल्लुकात वाबस्ता कर रहे हैं. उनके पास जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट है, टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गई है. सो वी कैन ईजिली कम्युनिकेट with all the states. This means all the states can very easily come and meet at a point. They can meet at a place. They can meet at a time and therefore discuss their common problems. So because we can communicate with the states very easily, अब हमारे पास different countries के साथ रब्ता करना बहुत आसान है. आप एक ईमेल के जरिए बहुत से कंट्रीज को एक साथ बुला सकते हो, उनके साथ एक साथ ही बातचीत कर सकते हो. तो लिहाजा टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट की वजह से भी हम स्टेट्स को करीब ला सकते हैं, उनको एक जगह पे बिठा सकते हैं. ये तो एक रीज़न हुआ. द सेकेंड इज द प्रॉब्लम्स हैव अज्यूम्ड इंटरनेशनल कैरेक्टर एंड इन्वॉल्व मैनी स्टेट्स फॉर सक्सेसफुल सॉल्यूशंस. कि आजकल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी नेचर भी चेंज हो गई है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, पावर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गए हैं. ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं जो कि एक स्टेट की बस की बात नहीं है. रादर इट वांट द कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स. क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ग्रेव है, इतनी पेचीदा हैं कि सिर्फ एक मुल्क की बस की बात नहीं है. इसलिए मुख्तलिफ स्टेट्स को एक साथ होना है, उन्होंने इकट्ठे होना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो लिहाजा हाउ टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स? लेट्स हैव अ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी. लेट अस ऑल ऑफ द स्टेट्स मीट, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. एंड अगेन विद दिस दे हैव म्यूचुअल इंटरेस्ट and benefits of all the states in the process, because the states that are involved, they have mutual interest, they have mutual benefits. All these states want to solve the problems, so why not, if all of them have the same identical interest, अगर सारों का कौमी मफाद एक जैसा है, अगर उनकी कौमी मफाद यकसां है, तो लिहाजा मुश्तरका कोशिशें की जाएं. Let us have a united struggle to solve the problems. And again, with multilateral diplomacy, we can have more funds, we can collect more funds, we can collect more money, we can collect many resources, we can combine all the energies of the people, all the energies of different states and different groups. तो अगर हम multilateral diplomacy करेंगे तो हमारे पास वसाइल की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर एक स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा, फंड ज़्यादा होंगे, एनर्जी ज़्यादा होगी, रिसोर्स ज़्यादा होंगे, तो प्रॉब्लम्स आसानी के साथ हल हो जाएंगे. अब वो कौन से एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है जो मल्टीलैटरल में हम डिस्कस कर सकते हैं? इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं. कुछ एरियाज जो कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में असर रखते हैं, उनमें अपना एक मकाम रखते हैं और हम इनको डिस्कस कर सकते हैं मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में. उनमें कुछ मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल रीजनल पीस या इंटरनेशनल पीस या वर्ल्ड पीस कहते हैं इसको. इसी के साथ जो ट्रेड है, ट्रेड प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड इश्यूज हैं, तो जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वॉल्व है,
तो कंट्रीज अपने तिजारत को प्रोमोट करने के लिए, बाहमी तिजारत को इम्प्रूव करने के लिए दे कैन गो फॉर मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। इसी के साथ अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस है, पोल्यूशन है, तो एक स्टेट की बस की बात नहीं है। सो लेट द कंट्रीज ऑफ ऑल द वर्ल्ड कंबाइन एंड हैव एफर्ट्स for improving the environment of the country or environment of the world, and similarly things or issues which are related to science and technology, science और टेक्नोलॉजी के साथ जिन चीज़ों का ताल्लुक है या जो मसाइल हैं उनको हल में, या कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइंस रिसर्च, इसमें भी डिफरेंट स्टेट्स कैन कंबाइन टुगेदर एंड दे कैन हैव multilateral agreements and multilateral talks। इसी तरह जो म्यूचुअल डिफेंस है, सारी कंट्रीज चाहते हैं कि वो अपने डिफेंस करें। जिस तरह नेटो है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो वो एक मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है। बहुत से स्टेट्स आपस में बैठ के अपने डिफेंस के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द एरियाज विच वर रिलेटेड टू न्यू डिप्लोमेसी। Even the UN can help in arranging multilateral negotiations through conferences and seminars through its different bodies and agencies। अगर states multilateral diplomacy चाहते हैं, उसको बाकायदा encourage किया जाता है। जो हमारा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा, United Nations Organization, it also help the different states in arranging multilateral diplomacy और मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस। तो बाकायदा इसके लिए एक वो अपना एक कैलेंडर बनाते हैं जो यूएन के डिफरेंट इदारे हैं, जिसमें यूनेस्को है, जिसमें UNHCR है, जिसमें यूनिसेफ है और इस तरह इसके बाकी ज़ेली इदारे हैं। तो वो अपना बाकायदा एक सालाना कैलेंडर बनाते हैं जिसमें वो डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को बाकायदा इन्वाइट करते हैं मुख्तलिफ तारीखों में, और उनको अरेंज करके उनकी कॉन्फ्रेंस बुला के, उनका एक सिंपोजियम बुला के दे डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर related to socio-economic development and to climate and to education, and as a result they helped in arriving at successful negotiations. So the UN is also encouraging multilateral diplomacy through its different conferences, seminars and symposiums. The third feature of new diplomacy is personal or summit diplomacy. This word summit diplomacy was coined by Churchill, who was the British Prime Minister. तो summit diplomacy का जो word है, इसको first of the time चर्चिल ने coin किया, उसको use किया, जो कि British Prime Minister हैं, and he was the Prime Minister during World War II. According to this, it is diplomacy conducted by the top person. क्योंकि नाम से नजर आ रहा है कि पर्सनल और समिट डिप्लोमेसी, तो जो मुल्क का सबसे आला तरीन शख्सियत है, जो सबसे आला शख्सियात हैं, तो उनके बीच में जो डिप्लोमेसी होगी, दिस इज कॉल्ड पर्सनल डिप्लोमेसी और समिट डिप्लोमेसी। हु आर इन्वॉल्व्ड इन समिट डिप्लोमेसी? क्वेश्चन है कि अगर द टॉप पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन समिट डिप्लोमेसी, so who could be that top person? What kind of top person is involved in summit diplomacy? तो ज़रा इसके बारे में आप सोचें कि कौन से शख्सियत हो सकते हैं जो कि समिट डिप्लोमेसी में आएंगे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स, दे आर द हेड ऑफ फॉरेन ऑफिस, दे लुक फॉर ऑल द डिप्लोमेट्स एंड कंडक्ट ऑफिशियल रिलेशंस between states. So the foreign minister can be the head of the mission, and again this would be the summit diplomacy, or it could be the head of state. For example, different countries के जो presidents हैं, या it could be the head of governments, जिस तरह prime ministers हैं, और कुछ countries में the head of government is the president. So the top persons, the presidents, the prime ministers, they can combine together and it would be called summit diplomacy, or the foreign ministers of the country can
combined together, and again it would be summit diplomacy. During World War II, Churchill, Roosevelt and Stalin, they used to meet and they used to discuss the progress of the World War II and what are happening during World War II and how to arrive at different strategy to win World War II. तो ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये तीनों जो लीडरान हैं ये अमूमन मिला करते and they would discuss different issues that were related to World War II. Churchill, as you know, was the Prime Minister of Britain. Roosevelt was the President of USA. And who was Stalin? Stalin was the President of Russia. So this was, as you can see, was a summit diplomacy in which the head of states and the head of governments were combining together, they were meeting together to discuss. In traditional diplomacy, the relations were conducted mainly through diplomats, but now it's very common and frequent. So traditional diplomacy में the most of the negotiations they were conducted by the diplomats, and the head of the states were not involved. वो अपने जो स्पेशल एनवाय होते हैं, जो अपने स्पेशल एलची होते हैं, उनको वो भेजते और उनके ज़रिए ही वो गुफ्तगू करते. बहुत कम ऐसा होता कि जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं या जो प्रिंसेस हैं या किंग्स हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए इंफॉर्मेशन या मैसेज भिजवाते और उनके ज़रिए ही वो बातचीत करते हैं. आखिर वो क्यों ऐसा करते हैं? Why summit diplomacy was not very much common at that time, and why it is common at present? Why summit diplomacy has become popular at present? Can you give me the answer? The first question is, why summit diplomacy has become more common and more frequent at present? आखिर क्यों इतनी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है? आंसर इसका काफ़ी सिंपल है कि one reason may be the improved and fast means of communication. अगर कम्युनिकेशन जिस तरह हम बार बार बता चुके हैं कि जब उसमें डेवलपमेंट हुई, जब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, so you can see that now the states, the head of states can easily travel. They can travel between different countries and can hold meetings and can come back. As you can see, the head of state can easily travel. आसानी के साथ आप मुल्क के सरबराह सफ़र कर सकते हैं and be back on the same day in their country, और वापस उसी ही रोज़ वापस आ सकते हैं क्योंकि जहाज़ में सफ़र करेंगे और वो इजीली वहाँ पे जाके और दूसरे ही दिन या उसी दिन वापस आ सकते हैं. इवन वो कुछ कंट्रीज़ का बाकायदा एक दिन में दौरा भी कर सकते हैं and they can stay in the country for a short time. So the fast means of communication has encouraged, it has promoted summit diplomacy, and similarly their time is less while they are traveling. पिछले वक्त में अगर एक बादशाह ने सफ़र करना होता दूसरे मुल्क की जानिब तो उसको बाकायदा दिन लगते, उसको बाकायदा महीने लगते, जो कि उसके लिए फिजिबल नहीं था, उसके लिए पॉसिबल नहीं था. अपने मुल्क से हफ्तों के लिए या महीनों के लिए दूर रहना, इट वॉज अ रिस्क. अब आसान है, अब ईजिली एक हेड ऑफ स्टेट सफ़र कर सकता है. सो इन द ओल्ड डिप्लोमेसी, बिकॉज the means of communications were not fast, so the king would not prefer to travel for months and for weeks just for meeting a talk with another head of state. And along with this, traveling has become more safe as well as involve less people. आजकल अगर हेड ऑफ स्टेट जा रहा है, अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट जा रहा है, अगर टॉप ऑफिशियल जा रहा है, तो जर्नी ज़्यादा सेफ है, ट्रैवलिंग ज़्यादा सेफ है. He can easily travel between countries and can return back with safety, and there is again very safety procedures that are being applied in different countries. उनको बाकायदा प्रोटोकॉल मिलता है, उनको बाकायदा टॉप सिक्योरिटी मिलती है, and the journey is very safe. पिछले वक्त में the kings would not prefer to travel because the traveling was very risky.
it was full of dangers. Anyone could attack, and when they were moving, when the prince or the king would move from one country to the next country, he would also take many people, a large army with himself for his own security. तो उस वक्त again it was not very much feasible, not much preferable to travel with a large army from one country to the next country. But now the head of state can easily travel and also take less people, even just he can just travel by his own self with a few diplomatic staff. So you can see these are the changes which have happened and which have occurred because of the fast means of communication. And now even the heads can communicate on fax, they can communicate on phone, they can communicate on internet. तो इतना simple हो गया है. अब अगर Western states, if they do not want to meet personally, face to face, what can they do is that they can talk on phone. जिस तरह there was hotline established between America and Soviet Union during Cold War. What was hotline? Hotline was a direct telephonic call between the President of America and the President of Soviet Union during Cold War. आखिर उन्होंने ये hot link या hotline क्यों किया? Because it was a direct talk between the President and President of USA and the President of Soviet Union, so that they can talk in emergency and they can avoid any war which may happen at any front. क्योंकि कोल्ड वॉर पूरी दुनिया में मुहित था, ब्लॉक्स इसके बने हुए थे और कहीं भी किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया पैदा हो सकता, जिसकी वजह से एक तीसरी जंगी अजीम या न्यूक्लियर वॉर पैदा हो सकती. तो क्या किया गया? उन्होंने अमेरिका का जो प्रेसिडेंट और सोवियत यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश कर ली, सो दैट दे कैन डायरेक्टली टॉक टू ईच अदर इन केस if there is any grave situation or any threat to the world peace. So now the people have this facility, the head has this facility that they can talk even on phone, they can even talk on internet, they can even talk on video conferencing and can easily communicate and negotiates on different principles and different policies. जिस तरह हमने देखा कि even during the war on terrorism, the American president would telephone to the Pakistani president and would discuss different issues, would discuss different types of matters related to the war and to the peace. And similarly, we have many examples in which we have summit diplomacy. जिस तरह OIC की meetings होती हैं, OIC में we have the meetings of the foreign ministers. Then we have the summit diplomacy in which all the head of the state, all the head of governments meet in the OAC summit conference and they talk on different issues and different problems. इसी तरह ECO की जो meetings हैं in which the head of the states or the head of governments meet and they discussed. ECO stands for Economic Cooperation Organization. इसी तरह SAARC की meetings हैं जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स भी हो सकती हैं और उसमें हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग भी हो सकती है. इसी तरह आसियान है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन है, अरब लीग है. इवन ऑन डिफरेंट ओकेशंस वी सी दैट पाकिस्तान इंडिया प्राइम मिनिस्टर मीट ऑन डिफरेंट ओकेशंस, sometime during SAARC, sometime during the occasion of United Nations General Assembly meetings, and they talk and they help. When they talk, it helped in decreasing tension between the two countries. And the head of state again have the option, they can meet